गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एयांथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय सामाजिक विज्ञान से लिया गया और ये आपदा प्रबंधन का सभी चैप्टर से लिया गया। फ्रेंड्स, सभी चैप्टर में जितना भी प्रश्न है उससे गेसिंग किया जाएगा इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें। और चैनल पे अभी नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर डाला गया पहले और जो भी डाला जाएगा वो आप तक सीधा पहुंच सकेगा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, प्रश्न दिया गया है, आपदा कितने प्रकार की होती है, वर्णन करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, आपदा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदाएं तथा दूसरा मानव निर्मित आपदाएं। चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, सूखा, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव द्वारा जनित आपदा जैसे आतंकवाद, तोड़फोड़, बम ब्लास्ट, वनों का विनाश आदि है। प्राकृतिक आपदाओं को दो श्रेणियों में रखा जाता है, अपवर्तक प्राकृतिक आपदा तथा अनावर्तक प्राकृतिक आपदा। भूकंप, सुनामी, चक्रवात अपवर्तक आपदाएं हैं, अर्थात इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, इसे इंसान नहीं रोक सकता, सिर्फ सतर्कता बरत कर बचाव कर सकते हैं। अनावर्तक प्राकृतिक आपदा में बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रमुख है, इनकी आने की कोई निश्चितता नहीं रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, और ये VVI प्रश्न होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। मानव जनित आपदाएं जो खुद मानव द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है। प्राकृतिक आपदाओं को दैविक मान लिया जाता है और मनुष्य इससे बचने में अपने को असहाय महसूस करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यक अनिवार्यता का वर्णन करें तथा अथवा आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, आपदाओं को घटित होने से रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उनसे होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपदाओं का पूर्वानुमान, क्षति की तीव्रता को घटाने संबंधी उपाय, चिकित्सा संबंधी सुविधा तथा पुनर्वास के उपाय जैसे कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है वरन विकास कार्यों में कई कठिनाइयां उत्पन्न होती है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई, लेकिन इन व्यवस्थाओं के असफल होने से नए प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न था ये VVI प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपदा से क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा और मानव जीवन एवं उसकी संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, आपदा कहलाती है। आपदाएं अल्पकालीन होती है, अर्थात कम समय में ही संपादित हो जाती है, परंतु इसके दुष्परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भूस्खलन कितने रूप के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, भूस्खलन के दो रूप हैं। पहला मृदा स्खलन, इसमें नदियों के किनारे या पहाड़ों की मिट्टी गिर जाती है, और दूसरा भूस्खलन, इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है। दोनों में जान माल की भारी हानि होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ये VVI प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं वरन विकास कार्यों में
कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। आपदाओं को रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उनसे होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण आती है। अतिवृष्टि के कारण जब नदियां में जल संग्रहण उनकी क्षमता से अधिक हो जाता है, तब जल की नदी तट से ऊपर उठकर या तोड़कर समीप के क्षेत्रों में फैल जाता है। इस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। पहला, औसत से अधिक वर्षा या कम समय में अधिक वर्षा। दूसरा, हिम नदियों का अधिक पिघलना। तीसरा हो जाएगा बांध, बैराज तथा डैम का बनना। तथा चौथा हो जाएगा नेपाल जैसी पड़ोसी देशों द्वारा किसी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना इत्यादि। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स इस लिहाजे से भी VVI प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा VVI के तौर पे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, और ये VVI प्रश्न ही है, इसका आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुसाहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी नदी की धारा ही बदल दी थी। अतः कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी समय समय पर भयंकर बाढ़ समस्या ला चुकी है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती से बाढ़ की समस्या बिहार के लिए एक विकराल समस्या है, जो हर वर्ष बिहार के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में तबाही मचाती है। लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ का कहर बिहार पर टूटता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिले मुख्य रूप से बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र हैं। यहाँ जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण नदियों में व्याप्त जल धारण क्षमता से अधिक आसपास के शहर, गांव, खेत आदि में फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। और ये VVI प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। पहला हो जाएगा, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण आती है। अतिवृष्टि के कारण जब नदियां जल संग्रह उनकी क्षमता से अधिक हो जाता है, तब जल नदी तट से ऊपर उठकर उसे तोड़कर समीप के क्षेत्रों में फैल जाता है। दूसरा, भूस्खलन हो जाता है। तीसरा, भूस्खलन तथा मृदा अपरदन के कारण नदियों की काम गोद जमा होना भी बाढ़ का कारण है। तीसरा हो जाएगा ज्वार, समुद्री तूफान, चक्रवात तथा सुनामी के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आती है। चौथा, हिमनदियों का अधिक पिघलना भी बाढ़ का कारण बनता है। पांचवा जगह बांध, बैराज तथा डैम बनना या बांधों के कारण नदी के जल का प्राकृतिक प्रवाह रोक देने से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। बाढ़ से सुरक्षा के उपाय क्या होगा? तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय तथा बाढ़ से जान माल सुरक्षा के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है। पहला हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण राकों को अपनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, बाढ़ सूचना देकर इनसे होने वाली क्षति कम की जा सकती है। तीसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बरसात के पूर्व खाली कराकर बाढ़ से होने वाली क्षति को रोक सकते हैं। चौथा जगह, बाढ़ से घिरे व्यक्तियों और पशुओं को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुखाड़ प्रबंधन क्या है, इससे बचाव के तरीकों का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक, दीर्घकालीन और लघुकालीन योजनाएं। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पैन, आहर के विकास की जरूरत है। नहर के माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है। पंजाब तथा हरियाणा में नहरों का जाल बिछाकर ही सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान किया गया। बिहार में भी कोसी कमांड क्षेत्र, गंडक कमांड क्षेत्र तथा चंदन क्यूल
बरुआ कमांड क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास है। तालाब बनाने का मूल उद्देश्य वर्षा जल का संग्रह है। कुएं के निर्माण से भूमिगत जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बाढ़ आती है तो भारी वर्षा लाती है, जान माल एवं जनजीवन की बर्बादी होती है। इसकी प्रमुख नदियां निम्नलिखित है। प्रमुख हानियां निम्नलिखित है फ्रेंड्स। पहला, खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो जाती है। दूसरा, लोगों के मकान जलमग्न हो जाते हैं। मिट्टी या कच्चा मकान गिर जाता है। फूसी आदि के घर धारा के साथ बह जाते हैं। पानी में डूबने से बहुत से आदमियों की मौत हो जाती है। चौथा, भारी संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है तथा शेष बचे हुए पशुओं के लिए आवश्यक चारे पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, भूकंप का वह भाग जहां चट्टान टूटने की प्रक्रिया आरंभ होती है भूकंप का केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र ही भूकंप का उत्पत्ति स्थान है। भूकंप केंद्र से धरती पर अनुलंब भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों का पहला झटका अधिकेंद्र पर ही लगता है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव घटता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप तरंगों से क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। और ये प्रश्न भी है फ्रेंड्स, इसका नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, पृथ्वी के गर्भ में संचित अपार ऊर्जा के विमुक्त या मुक्त होने से लहरें उत्पन्न होती है जो भूकंपीय तरंगें कहलाती है। अर्थात भूकंप आने के पूर्व तथा भूकंप के बाद कम गहन के अनेक कंपन होते हैं। भूकंप के समय उठने वाली कंपन यानी तरंगों को निम्नलिखित तरंगों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक प्राथमिक तरंगे जिसको पी से सूचित किया जाता है, द्वितीयक तरंगे जिसको ए से सूचित करते हैं, और तीसरा सतही या घोघ तरंग जिसको एल से भी सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भूकंप क्या है, इसके बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। और ये प्रश्न है जो भी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंगें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है। भारत में दरभंगा बिहार एवं लातूर महाराष्ट्र, भुज गुजरात में भयंकर भूकंप आए थे। भूकंप से बचाव के 2 उदाहरण इस प्रकार है, भूकंप रोधी भवन निर्माण करना और दूसरा भूकंप के पूर्वानुमान पर सक्रियता प्रदर्शन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन करें। और ये प्रश्न भी है फ्रेंड्स, अगर ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में भी तो 5 नंबर में आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, भूकंप एवं सुनामी प्राकृतिक आपदा जिनसे बचाव के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। वस्तुतः ये प्रयास व्यापक और दूरदृष्टि वाले हो। कुछ प्रमुख प्रयास निम्नांकित है। पहला, भूकंप एवं सुनामी का पूर्वानुमान। पूर्वी तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापा जाए तो तरंगों की प्रकृति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप या सुनामी का पूर्वानुमान किया जा सकता है। दूसरा, भवन निर्माण। भूकंप या सुनामी के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पहले इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि क्या वे भूकंप रोधियों या सुनामी निरोधी कारणों पर आधारित है। और तीसरा हो जाएगा, जान माल की रक्षा है। किसी भी भूकंप या सुनामी का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ सकता है, अतः जान माल के बचाव के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था कर। चौथा, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। भूकंप या सुनामी किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और आम लोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, अथवा भारत की भूकंपीय पेटी का साधारण वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, भारत में प्रायः सभी भागों में भूकंप के झटके आते हैं। गहनता और बराबरता के अंतर के आधार पर भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया, जो निम्नलिखित है। पहला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। दूसरा हो जाएगा, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना तो होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण सीमित खतरे होते हैं। तीसरा क्षेत्र फ्रेंड्स, इसमें मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान है। राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन वे कभी कभी ही विनाशकारी होते हैं। चौथा क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ अधिक खतरे की संभावना होती है। इसमें भारत के मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी का पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है। इसी क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। और पांचवा क्षेत्र हो जाएगा, यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वत क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सुनामी से क्या समझते हैं। जो पिछला प्रश्न था फ्रेंड्स वो भी आया था, आप लोग नोट कर लेंगे। सुनामी से क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखें। तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, सुनामी एक प्राकृतिक परिघटना है। यह एक जापानी शब्द है जो 2 शब्द सु और नामी से बना है। सु का अर्थ बंदरगाह एवं नामी का अर्थ लहरें हैं। इसमें लहरों की एक श्रृंखला निर्मित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र या सागर से जल व्यापक मात्रा में बहुत तीव्र गति से तट की ओर विस्थापित होता है। सुनामी लहर समुद्र तल पर आने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह में उत्पन्न कुछ विशेष प्रकार की हलचल, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि के कारण समुद्र में अत्यधिक ऊंची विशाल लहरें उत्पन्न होती है, जो सुनामी लहरें कहलाते हैं। नीचे कुछ सुझाए गए उपायों पर अमल कर सुनामी से उत्पन्न क्षति को कम किया जा सकता है। पहला, 26 देशों के नेटवर्क प्रणाली से भारत को जोड़कर। दूसरा, भूकंपीय तरंगों के समान ही सुनामी के पूर्व कंपन और अनुकंपन आते हैं, उनका पूर्वानुमान किया जाए एवं आपदा अनुसूचक प्रणाली द्वारा समुद्र जल की सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों का अध्ययन कर। और तीसरा हो जाएगा, तटवर्ती क्षेत्रों में पेड़ लगाकर तटवर्ती आश्रय पट्टी निर्मित कर सुनामी लहरों की तीव्रता को कम किया जा सकता है। चौथा हो जाएगा, तटवर्ती क्षेत्रों में भवन निर्माण के सभी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन कर। पांचवा हो जाएगा, राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी और भूकंप के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, भूकंप। तो भूकंप का सरल अर्थ भूमि का कंपायमान होता है। भूकंप एक भूगर्भीय प्रक्रिया है, जिसकी तीव्रता कभी कभी अत्यंत भयावह होती है, जिससे जानमाल की अपार क्षति होती है। यह पृथ्वी के गर्भ से संचित अपार ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होती है, जो भूकंपीय तरंगें कहलाती है। और सुनामी हो जाएगा फ्रेंड, सुनामी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें महासागर का पानी भूकंप के आने के कारण बड़े स्तर पर तितर बितर होता है। इसके फलस्वरूप लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचित अपार ऊर्जा के मुक्त होने से लहरें उत्पन्न होती है, जो भूकंपीय तरंगें कहलाती है। इस कंपन का केंद्र जब महासागर की तली पर होता है, तब वह सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सुनामी से बचाव के अग्रलिखित उपाय हैं। भूकंपीय तरंगों के सुनामी
भूकंपीय तरंगों के समान सुनामी के पूर्व कंपन और अनुकंपन आते हैं। उसके दूसरा हो जाएगा सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट तटबंध बनने की जरूरत है। और ये तीसरा हो जाएगा सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए तटबंध के किनारे मैंग्रोव जैसी वनस्पति को सघन रूप में लगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं अथवा आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। और ये प्रश्न है फ्रेंड्स VVI, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन के 2 चरणों में लागू करने की ज़रूरत है। जैसे में मतलब जैसे होता है फ्रेंड्स आकस्मिक प्रबंधन और दीर्घकालीन प्रबंधन। आपदा की घड़ी में आकस्मिक प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा को कम करना। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से छुटकारा दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती है। पहला, बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। बाढ़ की यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड्स, बाढ़ है लिखा हुआ। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन बाढ़ रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। उस प्रबंधन की तारीफ होती है जो लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामानों को बाहर निकालने की प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा हो जाएगा भूकंप या सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। क्या में दिया गया, बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना या उन्हें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या में वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी दबे हुए हैं। और क्या में मृत्यु प्राप्त लोगों जानवरों को सही स्थानों पर दफनाकर अंतिम संस्कार करना। तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स आग लगाने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। तो आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का में दिया गया, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना और आग के फैलाव को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका नागरिक सुरक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जान माल एवं मवेशी की सुरक्षा, सुरक्षित स्थानों पर प्रभावी को पहुंचाना। और तीसरा हो जाएगा भोजन पानी एवं वस्त्र आदि को उपलब्ध कराना। चौथा हो जाएगा त्रसदी के उपरांत महामारी ना फैले इसका उचित प्रबंध करना। नेक्स्ट प्रश्न है, आकस्मिक आपदा प्रबंधन के स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा आकस्मिक प्रबंधन की स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वहाँ कभी उपकरण और प्राथमिक प्रचार की सामग्री उपलब्ध कराए, वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियाँ उपलब्ध कराए तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक यंत्र इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाए। आकस्मिक प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि आपदा आने से पूर्व ही अपने क्षेत्र में खाद्य पदार्थ, पशु चारा, महामारी से संबंधित जीवन रक्षक दवाई, छिड़काव की सामग्री इत्यादि का पूर्व प्रबंधन कर ले। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशी पर भारी संकट आ जाता है, अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है।